Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences, Multan. My name is Dr. Samra Akbar and I am a PharmD graduate from Bahauddin Zakari University, Multan. Also, I am a regular faculty member of Allied College of Health Sciences, Multan. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से हमारी फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो बंद हो गई हैं। जहाँ तक जो सिलेबस हमने फ़िज़िकल क्लासेस में कवर कर लिया है उससे आगे अब हम अपना जो सिलेबस है वो कवर करेंगे थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स। सो टुडे आवर लेक्चर जो है हमारा लेक्चर जो है वो है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा ड्रग और मेडिसिन का जो डिफरेंस था उसको रिकॉल कर लें ताकि हमें आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो ड्रग की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ड्रग इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी आल्टर्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कि ड्रग एक इस तरह का सब्सटेंस है कि जब वो जिस्म पर असर करता है तो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज कर देता है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को किस तरह से चेंज करता है। देखें, जब एक इंसान है उसे बुखार होता है और उसने उसको ठीक करने के लिए एक ड्रग खाई है तो क्या हुआ, उस ड्रग ने जाकर उसका बुखार ठीक कर दिया। उसने उसका बुखार किस तरह से ठीक किया है कि उस जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ चेंजेस आई थी जिसकी वजह से इंसान को बुखार हुआ था तो उसको उसने ठीक कर दिया। तो उसने उसको ठीक कर दिया, चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि ड्रग इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी आल्टर्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और वो इंसान जो है वो ठीक हो गया एंड इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़। और इस्तेमाल होती है ड्रग किस लिए जी? बीमारी की तशख़ीस के लिए, उसके इलाज के लिए, उससे बचाव के लिए। ठीक है। और फिर अगर हम मेडिसिन को देखें तो वो कहता है कि व्हेन अ ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म इट इज़ कॉल्ड मेडिसिन। मतलब कि जब हम एक ड्रग को एक मुकम्मल शक्ल में बना लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो मेडिसिन कहलाती है। डोजेज फॉर्म होती है एक ऐसी शक्ल, दवाई की ऐसी शक्ल जिसको हम खा सकते हैं आराम से। जैसा कि डोजेज फॉर्म की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आती हैं जी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स आ जाते हैं और भी बहुत सारी डोजेज फॉर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन की क्या डेफिनेशन है कि व्हेन अ ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म इट इज़ कॉल्ड मेडिसिन। अगला डिफरेंस हम देखें तो वो कहता है कि ड्रग कंटेन्स ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब कि ड्रग के अंदर सिर्फ एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। अब ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से दवाई जो है वो अपना असर प्रोड्यूस करती है, तो ड्रग कंटेन्स ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जबकि मेडिसिन के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। अब एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट्स वो होते हैं जो कि किसी भी डोजेज फॉर्म के बनने में उसकी मदद करते हैं, जैसा कि बाइंडर्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, जो कि दवाई की पूरी मुकम्मल शक्ल बनाने में उसकी मदद करते हैं, वो एक्सिपिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो मेडिसिन कंटेन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स। फिर वो कहता है कि ड्रग हैज़ नो अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म एंड डोज बट मेडिसिन हैज़ अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म एंड डोज। तो वो कहता है कि ड्रग की जो है कोई ख़ास डोजेज फॉर्म नहीं होती, शक्ल नहीं होती, ना ही उसे कोई डोज हमें पता होती है, लेकिन मेडिसिन जो है उसकी एक अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म होती है और उसकी एक डोज होती है। जैसा कि आप एग्जांपल लें पैनाडोल टैबलेट की, कि पैनाडोल है, अब हमें पता है कि ये टैबलेट फॉर्म में आ रही है और अगर हम इसकी डोज देखें तो मोस्टली ये 500 मिलीग्राम्स में आती है। ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रग की एग्जांपल देखें तो उसमें उन्होंने सिर्फ एसिटामिनोफेन दिया हुआ है जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, हमें नहीं पता वो किस डोजेज फॉर्म में है, किस डोज के अंदर है। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द ड्रग एंड द मेडिसिन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हम क्लासीफाई करते हैं ड्रग को दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है। सेल की बुनियाद पर हम ड्रग को क्लासीफाई करेंगे आज के दिन, और कल हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो हमारा है जी टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसको भी फर्दर टू टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है जी ओवर द काउंटर ड्रग, OTC जिन्हें हम कह सकते हैं, और दूसरा है प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स या जिन्हें हम कहते हैं POM। अब हम बारी बारी इन दोनों को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले है हमारा ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो
ओवर द काउंटर ड्रग्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहती है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स आर मेडिसिन सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर हम सिंपल इसकी मेडिसिन की तरफ इसकी जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ गौर करें तो वो कहता है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है ना वो दवाइयाँ होती हैं जो बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के कंज्यूमर को बेच दी जाए, मतलब कि जिसके लिए इन अदर वर्ड्स प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना पड़े हमें, वो क्या कहलाएंगी, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है जी इसकी, ओवर द काउंटर ड्रग्स आर डिफाइंड एज ड्रग्स दैट आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज़ बाय द जनरल पब्लिक एंड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन। मतलब कि ओवर द काउंटर ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो कि सेफ़ हों और इफ़ेक्टिव हों, मतलब असर रखती हों कि जब इस्तेमाल करें तो सेफ़ भी हों और इफ़ेक्टिव भी हों, असर भी रखती हों। किसके लिए जी, जनरल पब्लिक के लिए, अवेलेबल भी हों ये। ठीक है। और बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के जो हैं ये जनरल पब्लिक को हम दे सकें, इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की कोई शर्त नहीं होती। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के जो है हम कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, जनरल पब्लिक को दे सकते हैं। तो वो दवाइयाँ कौन सी कहलाती हैं, वो दवाइयाँ कहलाती हैं ओवर दी काउंटर ड्रग्स, या जिन्हें हम कहते हैं OTC ड्रग्स। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास मोस्टली इनमें जो आती हैं वो पेन किलर्स आ जाती हैं, या फिर कुछ लोजेंजेस होती हैं जिसमें हमारा जब गला ख़राब होता है जब हमारा गला ख़राब होता है तो हम वो लोजेंजेस खाते हैं जिसमें स्ट्रेप्सिल्स आ जाती हैं मोस्टली, या मेंथोल थ्रोट लोजेंजेस आ जाती हैं। ये आम पब्लिक को जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर अवेलेबल होती हैं। अब देखें पैनाडोल होती है, फिर एसिटामिनोफेन उसी का ही केमिकल नेम जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नेम है। फिर है जी आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, फिर एस्पिरिन आ जाती है इसके अंदर। ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारी OTC ड्रग्स की। ये इसकी एक पिक्चर है ताकि आपको याद रह सके कि अगर कोई आपसे पूछे कि OTC ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स की आपको एग्जांपल दें तो आपके अगर ये पिक्चर आप लोगों को याद रहने में मदद देगी कि आइबुप्रोफेन होती है, एस्पिरिन होती है और एसिटामिनोफेन होती है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की कि ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो ये वो ड्रग्स होती हैं जी जो कि बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती। इनके लिए किसी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कराना ज़रूरी होता है। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती किसी भी पेशेंट या जनरल पब्लिक को। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स आर दोज मेडिसिन्स विच मस्ट नॉट डिस्पेंस विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन सी आएंगी एग्जांपल्स इसकी, एक एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारे पास, फिर स्टेरॉइड्स हैं, एंटी डायबिटिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंशन है, फिर बेंजोडायज़ेपिन्स हैं और बारबिटूरेट्स हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं ना, इनका ख़तरा होता है कि जो इसमें अगर ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल हों तो लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल लें तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करके इसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दवाई असर नहीं करती। फिर एंटी हाइपरटेंशन में क्या होता है, बेंजोडायज़ेपिन्स और बारबिटूरेट्स हैं, ये भी मिसयूज़ में बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स जो हैं ये आती हैं, इसलिए जो है इन ड्रग्स को बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता। अब हम प्रेस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन और फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स प्रेस्क्रिप्शन का जिक्र कर रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन असल में होता क्या है। प्रेस्क्रिप्शन जो है वो एक रिटन और वर्बल ऑर्डर होता है फॉर अ मेडिकेशन बाय अ लाइसेंस्ड इंडिविजुअल, जिसमें फिजिशियन आ सकता है, डेंटिस्ट आ सकता है, वेटरिनेरियन आ सकता है, और भी लोग आ सकते हैं। तो क्या है जी, प्रेस्क्रिप्शन एक लिखा हुआ ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म। ठीक है। क्या है, दवाई के लिए एक लिखा हुआ हुक्म किसकी तरफ से, एक लाइसेंस्ड फिजिशियन की तरफ से, मतलब डॉक्टर की तरफ से, डेंटिस्ट की तरफ से, वेटरिनेरियन की तरफ से या फार्मासिस्ट की तरफ से। ठीक है। और वर्बल ऑर्डर भी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो वर्बल ऑर्डर भी लिखा गया है यहाँ पर। ये अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वर्बल ऑर्डर भी लिखा गया यहाँ पर। तो ये वर्बल ऑर्डर क्यों लिखा गया, देखिए वर्बल ऑर्डर यहाँ पर इसलिए लिखा गया कि हॉस्पिटल्स में अक्सर यूँ होता है कि डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट्स, जो हमारे पास नर्सेज होती हैं, उनको जब पेशेंट को मतलब कि उसका इलाज चल रहा होता है तो वर्बली ऑर्डर देते हैं डॉक्टर्स नर्सेज को कि जी ये दवाई लेकर आएँ इसके लिए। ठीक है। ताकि हम इसको इंजेक्ट कर सकें। ठीक है। तो ये वर्बल ऑर्डर होता है। किसी भी दवाई के लिए वर्बल ऑर्डर भी प्रेस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। फिर बाद में जो है वो नर्सेज उसको रिटन फॉर्म में भी लिख लेती हैं।
ठीक है। तो अब आप ये एग्जांपल देखें यहाँ पे एक प्रेस्क्रिप्शन की, जिसमें जो है क्या क्या नेसेसरी है जी, डेट लिखी होनी लाजमी लिखी होनी चाहिए, फिर इसमें पेशेंट नेम लाजमी लिखा होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए उसका, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, फिर उसकी एलर्जीज़ लिखी होनी चाहिए कि उसको किस किस चीज़ से एलर्जी है, फिर उसका वेट लिखा होना चाहिए, फिर उसकी बीमारी के मुताबिक उसको जो है दवाई को प्रेस्क्राइब, जो दवाई उसके लिए चाहिए होती है, उसकी बीमारी जो तशख़ीस थी उसकी, उसके हिसाब से जो उसकी बीमारी है उसको जो है उसके हिसाब से जो है उस जो दवाई है वो प्रेस्क्राइब की जाती है। ठीक है। फिर अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री की अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है कि प्रेस्क्रिप्शन, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि बहुत पुराने वक्तों से जो है ये इस्तेमाल में है, जिसकी बेस पे जो है किसी भी पेशेंट को दवाई जो है वो दी जाती है। ठीक है। अब आप लोग अक्सर सुनने में मिलता है कि हमें पुरानी सदी का जो एक नुस्खा मिला। ठीक है। तो हमें इसी चीज़ से ये बात जाहिर होती है कि पुराने वक्तों में भी जो दवाइयाँ हैं वो एक नुस्खे की फॉर्म में लिखी जाती थी और फिर उनको पेशेंट्स को दिया जाता था। और आरएक्स जो है ये सिंबल है किस चीज़ का, प्रेस्क्रिप्शन का। आप जहाँ भी आरएक्स लिखा देखेंगे तो उसका मतलब होता है क्या, प्रेस्क्रिप्शन। क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन। अब हम देख लेते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन जो है मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन पे जो मेडिकेशन है वो किस तरह से लिखी जाती है और क्या सारा सिलसिला होता है। तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि मेडिकेशंस मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब कि जब एक प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिकेशन लिखी जाए तो वो कौन लिख सकता है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर आता है, एक डेंटिस्ट आ सकता है, एक वेटरिनेरियन आ सकता है, एक फार्मासिस्ट आ सकता है। ठीक है। तो वो लोग जिनके पास एक लाइसेंस हो दवाइयाँ लिखने का, तो वो लोग जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिख सकते हैं। फिर वो कहता है कि शुड बी क्लियरली रिटन हो, टाइप्ड हो या कंप्यूटर जनरेटेड हो एंड बी डेटेड। मतलब कि जो लिखा जाए वो बिल्कुल साफ साफ लिखा जाए ताकि पेशेंट को या डिस्पेंसर को दवाई देने में आसानी हो, या वो कंप्यूटर जनरेटेड हो और उसकी डेट भी लिखी जाए ताकि पता हो कि इस डेट को ये दवाई जो है वो पेशेंट को दी गई थी और पता चल सके कि पेशेंट ने ये दवाई खाई है या नहीं खाई। ठीक है। और अगर वो अगली दफ़ा वो दवाई लेने आ गया तो हमें पता हो कि हमने कब पहले ये दवाई जो है वो इस पेशेंट को दी थी। फिर है कि इफ़ अ ड्रग रिप्लेसेस अ प्रीवियसली प्रेस्क्राइब्ड ड्रग देन द आउटडेटेड वन मस्ट बी कैंसल्ड, साइंड एंड डेटेड। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई मुझे आपने जो दवाई दी थी उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आप इसको चेंज कर दें, तो वो डॉक्टर अगर उसको चेंज कर देता है किसी और दवाई के साथ, किसी और ड्रग के साथ, तो जो पहले वाली थी दवाई उसके ऊपर प्रॉपर कैंसिल का साइन हो, उसके ऊपर साइन किए जाएं डॉक्टर के और उसके ऊपर डेट लिखी जाए कि इस डेट को जो है ये दवाई जो है इस पेशेंट ने लेना रोक दी है। ठीक है। तो क्या है, इफ़ अ ड्रग रिप्लेसेस अ प्रीवियसली प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, ठीक है जी, देन द आउटडेटेड वन, मतलब कि जिसको पहले थी उसको जो हमने रोक दिया लेना, आउटडेटेड वन मस्ट बी कैंसल्ड हो, साइंड हो और डेटेड हो। ठीक है। फिर एज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन मेडिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑल हु नीड टू नो, जैसा कि नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट। अब इस लाइन का मतलब ये है कि अब हमने पहले बात की कि हमने ड्रग को चेंज किया, क्योंकि चेंज किया, हमें उस बीमारी में जो है वो ड्रग हेल्पफुल नहीं थी, हमने चेंज किया, हमने कोई और ड्रग लेना स्टार्ट कर दी। अभी जो चेंजेस आई हैं, इस चेंजेस दवाई से रिलेटेड जो चेंजेस आई हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस किस को होनी चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को होनी चाहिए, जाहिर सी बात है उसने दवाई लेनी है, उसे पता होना चाहिए कि जी डॉक्टर ने मेरी ये दवाई चेंज की है तो अब मुझे वो वाली दवाई नहीं लेनी, ये वाली दवाई लेनी है जो अब उसने मुझे दी है। और दूसरी बात कि नर्सिंग स्टाफ को भी पता होना चाहिए। दूसरी बात कि नर्सिंग स्टाफ को भी पता होना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ को क्यों पता होना चाहिए? अब देखें, हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट एडमिट है और डॉक्टर ने उसकी दवाई चेंज कर दी है और नर्स को नहीं पता कि जी इसकी ये दवाई चेंज कर दी है डॉक्टर ने और वो पहले वाली दी जा रही है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ। तो इसीलिए प्रेस्क्रिप्शन पे ये चीज़ भी मेंशन होती है जी कि इसकी ये दवाई चेंज कर दी गई है पेशेंट की। ठीक है। तो
तो अब हम आगे पढ़ेंगे अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूजिंग ओवर द काउंटर OTC मेडिकेशंस। ठीक है, मतलब कि हम ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस हैं वो क्यों इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि उसकी एक्सपायरेशन डेट हमें लाजमी पता हो। ठीक है, जब हम कोई भी दवाई ले रहे हों तो हमें उसकी एक्सपायरेशन डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो ज़रूरी ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिए भी ज़रूरी होता है और ये प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप उसकी एक्सपायरेशन डेट देख लें। ठीक है, फिर है कि ऑलवेज फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस एंड वार्निंग्स। अब देखें, वो कह रहा है कि हमेशा जो है लेबल के ऊपर दी गई जो डायरेक्शंस होती हैं और वार्निंग जो है उसके ऊपर अमल करें। जैसे कि अगर डायरेक्शन दी गई है कि इस दवाई को दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आप इसको 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें, फिर ही उस दवाई का जो है वो असर प्रोड्यूस होता है। और वार्निंग दी जाती है जैसे कि अगर आप लोग जो है क्रीम्स की बात कर लेते हैं कि उसकी मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो ये वार्निंग है कि आप इसको खा ना लें। ठीक है, सिर्फ इस आपने इसको अपनी जो है वो सरफेस पे जो है इसको आपने इस्तेमाल करना है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, आपने इसकी करनी है क्रीम्स की। तो ये वार्निंग्स हो गई। तो सबसे पहले क्या था कि आपने एक्सपायरेशन डेट चेक करनी है, फिर आपने ऑलवेज फॉलो करना है प्रिंटेड डायरेक्शंस को और वार्निंग्स को। फिर वो कहता है ऑलवेज लुक एट द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हमेशा किस पे देखें, उसकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को पर गौर करें। जितना लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है OTC मेडिकेशन की कम होंगी, मतलब कि जितने कम इंग्रेडिएंट्स से वो दवाई बनी होगी उतना कम ड्रग इंटरेक्शन आएगा, उतना कम उसका डिवर्स ड्रग रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज लुक एट द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और हमेशा वो ड्रग इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो कम हो। ठीक है, फिर स्टोर करें मेडिसिन को इन अ कूल एंड ड्राई एरिया, मतलब कि ठंडी और खुश्क जगह पर रखें दवाइयों को। ठीक है, फिर है जी एनी मेडिसिन में हैव डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट एज ग्रुप पेशेंट्स लाइक चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल। कहते हैं कि कोई भी जो दवाई है उसका मुख्तलिफ एज ग्रुप के पेशेंट्स में मुख्तलिफ जो है वो असर रखती है, मुख्तलिफ असर रखती है। ठीक है, अब वो मुख्तलिफ जो एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल। इन्हीं के अंदर जो है वो दो मतलब कि एक ही डोज की दवाई जो है वो मुख्तलिफ असर रखती है। अब देखें, एक 250 मिलीग्राम की अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अगर आप एक ऐसा इंजेक्शन है, देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक 500 मिलीग्राम की हमारे पास एक ड्रग है, वो एक बड़े जो अडल्ट ने ली। ठीक है जी, तो उसके लिए वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो उसको बीमारी को वो ठीक कर देगी। लेकिन अगर आप 500 मिलीग्राम की ड्रग जो है अगर हम एक बच्चे को दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए वो जहरीली साबित हो सकती है, क्योंकि इतनी हाई पोटेंसी की जो ड्रग है वो सेम ना अडल्ट ले सकता है और ना ही चिल्ड्रन ले सकता है। ठीक है, तो जो डोज जिस पेशेंट के वेट के हिसाब से ली जाती है वो उसी के लिए इफ़ेक्टिव होती है। अब हम आगे देखते हैं इनका जो डिफरेंस है, जो हमने अब तक पढ़ा है जी OTC ड्रग्स और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को। ठीक है जी, मतलब कि OTC ड्रग्स या प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स को। तो अब आप देखेंगे OTC ड्रग्स जो है हमारे पास, ओवर द काउंटर ड्रग्स को हम नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग या ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, और दूसरी है प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स। ठीक है, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन जब होगी तभी आपको वो दवाई मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कह सकते हैं। अब हम इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है इसका वो क्या होता है। देखें, वो कहता है कि OTC ड्रग को अगर हम देखें तो वो कहता है कि इसके अंदर जो है डू नॉट रिक्वायर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। ये हमने बात पहले पढ़ ली कि डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो है उसके मुताबिक जो है हमें एक जो फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो हमें दवाई जो है वो डिस्पेंस करें। हम खुद भी जाकर मांग सकते हैं कि हमें एक पेन किलर दे दें या हमें एक NSAID दे दें या हमें जो है वो ऐसे लोजेंजेस दे दें जिससे हमारे गला ठीक हो जाए। ठीक है, तो
हम ये बगैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ये दवाई ले सकते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ओवर द काउंटर ड्रग। फिर हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड होती है बाय अ डॉक्टर। जब तक ये ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं होगी डॉक्टर से, डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, इसको प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के नहीं देगा, तब तक जो है कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो इसको डिस्पेंस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इन दवाइयों का मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके ड्रग इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है कि ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए जाए। फिर है जी कि जो ओटीसी ड्रग है वो आप फार्मेसी से भी ले सकते हो और किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन ड्रग है वो आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ले सकते हो, एक फार्मेसी से ले सकते हो, ठीक है। फिर जो तीसरा डिफरेंस इनमें आता है जी के दोनों जो है ओटीसी मेडिसिन और प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन जो है दोनों रेगुलेट होती हैं। कौन इसको रेगुलेट करता है, एफडीए। अब ये एफडीए क्या है, एफडीए जो है ये एक फूड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। क्या होती है, फूड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो जिसका काम होता है कि वो ड्रग्स जो है उनको रेगुलेट करती है, ठीक है, उनकी सेफ्टी एफिकेसी को देखती है और उस लिहाज से इसको परमिशन देती है कि ये ड्रग जो है इसको मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर इसका मार्केट में आने के बाद उस ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको, अगर साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उस मार्केट से उसको उठा लेना, विदड्रॉ कर लेना उस मेडिसिन को या उस ड्रग को भी किसका काम है, वो भी एफडीए का काम है। ये क्या है, एफडीए फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है जी, जो कि मेडिसिन की सेफ्टी और एफिकेसी के मुताबिक जो है इसको मार्केट में आने की परमिशन देती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू ओटीसी ड्रग मोनोग्राफ्स। तो ये ओटीसी ड्रग मोनोग्राफ्स जो है ये एक ऐसी लिस्ट होती है ड्रग्स की जो कि उसकी एफिकेसी और सेफ्टी के मुताबिक जो है एफडीए ने अप्रूव किया होता है इन ओटीसी ड्रग्स को कि ये मार्केट में जा सकती हैं और आम जो पब्लिक है इसको इस्तेमाल कर सकती है, आम पब्लिक जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या है, रेगुलेटेड बाय एफडीए थ्रू ओटीसी ड्रग मोनोग्राफ्स, ठीक है। अब आपने इस लफ्ज़ से परेशान नहीं होना कि ओटीसी ड्रग मोनोग्राफ्स क्या है। तो क्या है ओटीसी ड्रग मोनोग्राफ्स, ये एक ऐसी लिस्ट होती है ओटीसी ड्रग्स की जो कि सेफ़ होती है और इफ़ेक्टिव होती है और अप्रूव्ड होती है बाय द एफडीए, ठीक है, अप्रूव्ड होती है बाय द एफडीए और फिर आम पब्लिक की पहुंच में जो है ये ड्रग्स होती हैं क्योंकि ये सेफ़ होती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं और एफडीए ने इन्हें अप्रूव किया होता है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग पढ़ी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, जिसमें हमने ओटीसी ड्रग को पढ़ा है, ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग्स को पढ़ा है और प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन को पढ़ा है। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स हमारे पास कौन सी थी कि वो मेडिसिन थी जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास मोस्टली पेन किलर्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या आ जाती हैं कुछ ऐसी लोजेंजेस हैं जो हमारा गला वगैरह ठीक करने में काम आती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हैं ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि लाजमी प्रेस्क्राइब होती हैं बाय अ डॉक्टर और बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम इनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके लिए नेसेसरी होता है कि अगर आपने इसको ख़रीदना है तो आपके पास एक प्रेस्क्रिप्शन हो जिस पर डॉक्टर ने आपको वो दवाई जो है वो प्रेस्क्राइब की हो आपकी बीमारी के मुताबिक, ठीक है, और आप इसको कहाँ से ले सकते हो, किसी भी फार्मेसी से ले सकते हो। फिर हमने देखा कि एक प्रेस्क्रिप्शन जो है वो क्या होती है। प्रेस्क्रिप्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ये एक रिटन और वर्बल ऑर्डर होता है किस चीज़ का, मेडिकेशन का। कहाँ से आता है ये ऑर्डर, किसी भी लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर की तरफ से आएगा। अब लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर कौन है हमारे पास, एक हमारे पास MBBS डॉक्टर हो सकता है, एक हमारे पास डेंटिस्ट हो सकता है, एक वेटरिनेरियन हो सकता है, फिर हमारे पास फार्मासिस्ट हो सकता है जो है इस ड्रग को जो है प्रेस्क्राइब करेगा और जाकर फार्मेसी वगैरह से ले लेगा। फिर हमने देखा था कि हमने जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यूज़ करनी है उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों का पता होना लाजमी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या था कि हमने उसकी जो एक्सपायरेशन डेट है उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं ये ना हो कि हम एक्सपायर्ड जो ड्रग है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है, जिसका हमें कोई असर ना हो और कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना हो। फिर था कि जी हमने उसको स्टोर करना है किसी कूल और ड्राई प्लेस पे। फिर उसमें था जी कि हमने जो है
हमेशा जो है उसकी डायरेक्शंस या फिर उसकी जो वार्निंग्स है उसको लाजमी पढ़ना है उसके लेबल के ऊपर, ताकि जो है हमें पता हो कि अगर ये दवाई दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और तभी इसका असर प्रोड्यूस होगा तो हम इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। और अगर वार्निंग को अगर हम देखें तो अगर वो कहता है जी कि ये सिर्फ टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि आपने सिर्फ इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है और आपने इसको खाना नहीं है, तो हम इसको ना खाएं, हम इसे अपनी स्किन पे ही अप्लाई करें, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जी जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो हर जो ड्रग है वो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए जो है वो नहीं होती, ठीक है ना, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए जो है वो नहीं होती। तो हमने ये पढ़ा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।